गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमारी जीके सीरीज नंबर 57 होगी और ये एंशिएंट हिस्ट्री पर हमारी 7वीं वीडियो होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्राचीन इतिहास में आज पढ़ते हैं गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी। देखना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग सभी परीक्षाओं में। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले गुप्त वंश के शासकों के नाम, फिर उनकी उपलब्धियों के नाम, उनके सिक्कों के नाम, उनकी उपाधियों के नाम और जो उन्होंने मंदिर या वास्तु स्थापत्य कला जो बनाई थी उनके बारे में चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं गुप्तों का कि गुप्त वंश के राजा कौन थे, शासक कौन थे। इसमें देखना, पहले शासक हुए हैं श्रीगुप्त, बल्कि ये गुप्त वंश के आदि पुरुष माने जाते हैं, है ना। ये वास्तविक संस्थापक नहीं थे, ऐसे ही फिर भी क्रमवार इनका नाम आया है। दूसरे हुए घटोत्कच, ये दोनों क्या थे, पूर्वज थे, गुप्त वंश के पूर्वज या आदि पुरुष कह सकते हैं। तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, देखना एक चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं और ये चंद्रगुप्त प्रथम हुए हैं, और एक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, अलग अलग हैं तीनों, है ना। ये किस में आ जाएगा, चंद्रगुप्त। ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर। नंबर 4 समुद्रगुप्त। नंबर 5 रामगुप्त। नंबर 6 आ जाएंगे इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और नंबर 7 कुमारगुप्त। देखना, इनका हमें क्रम याद रखना है, 2 तो ये आदि पुरुषों का क्रम और उसके बाद में ये, फिर हमें सबसे एक अंतिम इसमें याद करना है, सारे नहीं याद करने चूँकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बाद वाले इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा। एक इसमें हुए स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद में पुरुगुप्त, उसके बाद में नरसिंहगुप्त, यानी जिनके पास एक बालादित्य की उपाधि थी, सिर्फ हमें उपाधि याद करनी है। और फिर कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, ये भी इसी में हुए हैं। नंबर 12 वेन्यगुप्त, कुमारगुप्त, है ना, कुमारगुप्त द्वितीय, और सबसे लास्ट में हुए विष्णुगुप्त। आपको याद रखना है कि इसके प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे, विष्णुगुप्त थर्ड, और प्रथम कौन थे, ये आदि पुरुष में आ जाएंगे 2, श्रीगुप्त और घटोत्कच, और वास्तविक फाउंडर जो होंगे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, और ये आ जाएंगे। ये आपको क्या करना है, इनका तो क्रम ये 4 जो दिए हैं और एक सबसे अंतिम करने हैं, है ना। इसमें एक भानुगुप्त भी है, भानु, जैसे भानु नाम भी होता है किसी किसी का, तो ये भानुगुप्त आ जाएंगे। ओके, गुप्त वंश की जानकारी, हमें ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो देखना, प्रयाग प्रशस्ति। एक तो प्रयाग में प्रशस्ति जो होता है, एक ये पत्थर पर लिखा शिलालेख होगा, और जो प्रशंसा में हम लिखते हैं, है ना, प्रशंसा, तो जो उस टाइम के पुरोहित हुआ करते थे या दरबार में रहने वाले जो पंडित हुआ करते, राजाओं की प्रशंसा में लिखते थे कुछ। तो प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद में जो स्तंभ लेख लगा हुआ है, ये हरिसेन ने लिखा है। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई। जो समुद्रगुप्त हुए हैं उनकी प्रशंसा में हमें यहाँ से भी जानकारी मिलती है। ये संस्कृत भाषा में लिखा, चंपू शैली में। यहाँ पर राजा की कुछ प्रशंसाओं का उल्लेख है। चूँकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया, तो हरिसेन ने उनके बारे में प्रशंसा या विजय गाथाओं के बारे में लिखा है ना। ये चंपू शैली दिखाई गई है ना, जो लिखी हुई है कौन सी, संस्कृत में, और चंपू शैली में लिखा गया है। यह मूल रूप से कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। बाद में फिर इसे इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। देखना, जिसे अकबर के काल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। ओके, अगला बिंदु देखते हैं इसमें। इसकी रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने इसकी रचना की थी। ये इसके दरबारी लेखक। ये किसने लिखा था लेख, हरिसेन ने, यानी कि प्रशंसा में लिखा गया है। और भाषा इसकी क्या थी, संस्कृत भाषा में। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है विभिन्न परीक्षाओं में और भी। इसकी लिपि ब्राह्मी तथा शैली कौन सी थी, चंपू शैली, और लिपि कौन सी हो जाएगी, ब्राह्मी, और भाषा कौन सी होगी, संस्कृत। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, शैली चंपू। याद रखिएगा, एक ये तीनों अलग अलग हैं। तो ये हरिसेन ने लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र आया है। सबसे पहले भारतवर्ष वहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि भारत के अधिकांश हिस्से पर इसका क्षेत्र था, साम्राज्य विस्तार। एक दूसरी जानकारी हमें मिलती है पूना ताम्रपत्र से मिलती है। यहाँ से भी गुप्त वंशावली के बारे में जानकारी। अगला बिंदु, गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का क्लासिक युग कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। एक तो इसमें धातु कर्म का काम हुआ था। इसमें लेखक हुए आर्यभट्ट ने, जैसे आर्यभट्टी में किताब लिखी है, और जिन्होंने शून्य का आविष्कार या फिर दशमलव का आविष्कार किया था। तो क्लासिक युग। अच्छा जी,
आगे इसमें क्योंकि कला और साहित्य में समृद्धि विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ था, विज्ञान में बहुत ज़्यादा इसमें क्षेत्र हुआ, खासतौर से जो केमिस्ट्री में यानी कि धातु कर्म का जो काम था, मेटलर्जी का काम, इसमें जो लौह पुरुष लगा हुआ है एक दिल्ली के मेहरौली में, वो इसी काल का है। नेक्स्ट देखते हैं गुप्त काल की जाति। इनके बारे में बताया गया कि गुप्त वंश जो था ये किस जाति से संबंधित हैं। तो काशीराम जायसवाल हुए एक इतिहासकार, उन्होंने कहा है कि शूद्र थे। रोमिला थापड़ ने कहा कि वैश्य जाति से थे। गौरीशंकर ओझा ने क्षत्रिय बताया, जबकि हेमचंद राय चौधरी ने इनको ब्राह्मण बताया। तो गौरीशंकर ओझा का जो मत है ये अधिक प्रासंगिक है। क्षत्रिय उन्होंने कहा क्योंकि क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे पहले। और देखना जो इनका क्षेत्र विस्तार आएगा ये यूपी और बिहार में थे। यूपी और बिहार का जो क्षेत्र होगा वहाँ पर इनका साम्राज्य विस्तार था, यानी कि राजधानी इनकी वहाँ थी उसमें। ओके, इसे भारत का स्वर्ण युग है ना, गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत अधिक विकास हुआ लगभग सभी क्षेत्रों में। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें जो राजा हुए हैं श्रीगुप्त या कुछ भी, इन्हें वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो श्रीगुप्त कौन है? श्रीगुप्त इनके आदि पुरुष थे या फिर इनके पूर्वज। तो महाराजे की उपाधि धारण की थी इन्होंने। दूसरा, श्रीगुप्त को आदिराज कहकर संबोधित किया गया था। देखना आदिराज भी इनकी उपाधि थी और महाराजे भी उपाधि थी। अच्छा, आगे श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था। ये बोध गया में, जहाँ पर बोध गया यानी कि बिहार में जो पड़ेगा उसमें। मगध में मरग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, मगध में यानी कि बिहार में। ये दिखा गया, ये मंदिर का निर्माण करवाया था। ये गुप्तकालीन मंदिर है। मंदिर में वे जो आया था वो 24 गांव को दान दिया गया था, यानी कि 24 गांव से मिलने वाली जो आय थी इस मंदिर के लिए दान दी थी श्रीगुप्त ने। उसके बाद वे फिर घटोत्कच को भी आदि पुरुष माना गया है, यानी कि ये भी इनके पूर्वज थे। और देखना रियल फाउंडर नहीं थे, वास्तविक संस्थापक ये दोनों नहीं थे। वास्तविक संस्थापक हुए चंद्रगुप्त प्रथम। क्या विशेषता इनकी है ना, इन्होंने भी महाराजे की उपाधि धारण की थी। दूसरी, प्रभावती गुप्ता के पूना या सिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख। देखना जो प्रभावती गुप्त थी, प्रभावती गुप्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी। इनका एक अभिलेख मिलता है, ताम्र अभिलेख। घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है, जबकि वास्तविक राजा मानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। आगे देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम है ना 319 ईस्वी में, 319 से 335 तक इनका शासनकाल रहा है ना चंद्रगुप्त। ये वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर। और इन्होंने कैलेंडर भी शुरू किया था। 319 ईस्वी में एक नया कैलेंडर चलाया था, नया संवत चलाया था इन्होंने। संवत का मतलब नया वर्ष चलाया था एक, जब इनका राज्याभिषेक हुआ। ये इनका क्षेत्र विस्तार दिखा गया मैप में, आप देखिएगा। अच्छा, तो क्या था, चंद्रगुप्त ने महाराजे धीराज की उपाधि धारण की। एक तो ये बड़ी उपाधियां धारण किया करते थे महाराजे धीराज। दूसरा, चंद्रगुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक बना था, पहला स्वतंत्र शासक था, यानी कि ये फर्स्ट रियल फाउंडर बने थे। इन्होंने महाराजे धीराज की उपाधि धारण की। अच्छा, और चंद्रगुप्त ने लिच्छवी गणराज्य के सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। देखना कुमार देवी से जब विवाह किया था, लिच्छवी गणराज्य ये एक उच्च घराना माना जाता था। फिर इनसे वैवाहिक संबंध बने थे, तो इन्हें वहाँ पर साम्राज्य विस्तार में ये बढ़ोतरी हुई। इनके जो इधर का क्षेत्र होगा लिच्छवी गणराज्य है ना, यहाँ की कन्या से विवाह किया था। आगे स्मिथ के अनुसार इस वैवाहिक संबंध के परिणामस्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों के राज्य प्राप्त कर लिए तथा मगध उसके सीमावर्ती क्षेत्र में आ गया। ये जो बिहार का क्षेत्र था कहाँ से, लिच्छवियों से मिला था इनको। आगे उन्होंने विवाह की स्मृति में राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए थे, यानी कि सिक्कों पर दोनों का चित्र हुआ करता था। कुमार देवी का भी था इसमें चित्र और चंद्रगुप्त प्रथम का भी इसमें चित्र अंकित किया गया था। आगे दूसरे प्रतापी शासक हुए समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त दिखाए गए हैं। तो समुद्रगुप्त ने काफ़ी युद्ध विजय प्राप्त किए हैं। विसेंट स्मिथ ने कहा है इनके बारे में, विसेंट स्मिथ भारत का नेपोलियन से तुलना की, जैसे यूरोप के एक तानाशाह हुआ करते हैं नेपोलियन, तो नेपोलियन से तुलना की गई है। देखना इसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन भी तैयार किया जो विभिन्न परीक्षाओं में, आप वो क्वेश्चन जरूर हर हाल में नोट करना, उससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। तो दूसरी इनकी विशेषता है, इन्हें कविराज की भी उपाधि दी गई, क्योंकि ये संगीत प्रेमी और लेखन का कार्य भी करते थे। आगे समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत में आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणापथ के 12 शासकों को एक साथ पराजित किया था।
है ना, इनको हराने वाले पराक्रमी। इनकी जो शासक नीति थी, शासन महामोक्षानुशाही, यानी कि उनको मुक्ति भी दे दिया करते थे। और बताते हैं कि समुद्रगुप्त के जो घोड़े हैं वो भारत में तीनों समुद्र का पानी पीते थे। जैसे दक्षिणी भारत में इधर क्या था, अरब सागर, इधर क्या था, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर क्या था, हिंद महासागर। इसका मतलब घोड़े यहाँ पर भी रहते थे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। घोड़े का मतलब है कि सेना यहाँ पर फैली हुई थी। और इतिहासकारों ने लिखा है कि इनका एक झंडा उत्तरी भारत में यानी कि हिमालय पर्वत में फैलता था। इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण भारत पर समुद्रगुप्त का कब्जा हुआ करता था, है ना, यानी कि इनका अधिकार था। आगे, इन्होंने 100 युद्धों को विजेता कहा जाता है, यानी कि 100 युद्ध जीते थे इन्होंने। ये तो 12 राजाओं को, 9 राजाओं को एक साथ हराया था। अच्छा जी, इनके शरीर पर युद्धों में लगे 100 घाव थे, यानी कि युद्ध में ये घायल भी हुए हैं कई बार। अच्छा जी, यह कभी किसी से पराजित नहीं हुए, यानी ये विशेषता थी। आगे देखिएगा आप, इनके सिक्कों पर वीणा वादन मुद्रा पे अंकित है। वीणा वादन का मतलब ये संगीत प्रेमी थे, इसीलिए इनको ये कहा गया कविराज की उपाधि इसीलिए प्राप्त थी, है ना। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो इनके संगीत प्रेमी होने को दर्शाता है, जो इनके सिक्कों पर ये मिला है। आगे आप देखिएगा इन्हीं के बारे में। इन्हें लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता था, क्योंकि माता इनकी कौन थी, लिच्छवी। तो लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता था क्योंकि इनकी माता कुमार देवी लिच्छवी राजवंश की कन्या या दुहिता थी। ओके, इनके काल में मुख्य 6 प्रकार के सिक्के जारी हुए हैं। सबसे भारी सिक्के, सबसे अधिक वजन के सिक्के थे, है ना, जैसे छत्रधारी, धनुर्धारी, इनके सिक्के थे। कौन कौन से देखिएगा। नंबर 1 धनुर्धारी सिक्के, है ना, हाथ में धनुष लिए हुए दिखाया गया है। दूसरे गरुड़ प्रकार के सिक्के, गरुड़ प्रकार के सिक्के और शिकार करते हुए। अश्वमेघ प्रकार के सिक्के थे, है ना। और एक परशु सिक्के, हाथ में परशु एक जो इन्होंने ये हथियार लिए हुए दिखाया गया है। और एक व्याघ्रहंता यानी कि शेर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। और एक वीणावादन सिक्के, वीणावादन यानी कि वीणा बजाते हुए। तो 6 प्रकार के सिक्के किसने जारी किए थे, समुद्रगुप्त ने, है ना। ये भारी सिक्के हुआ करते थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल में राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त काल का साम्राज्य अपने उत्कर्ष काल कहा माना जाता है ना, इसीलिए स्वर्ण काल बोलते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। आगे देखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न, तो 9 रत्नों के अभी आपको नाम बताएंगे, जिसमें कालिदास भी एक हुआ करते थे। 9 रत्न उपाधि कौन सी थी, और विक्रमादित्य की उपाधि। देखना, विक्रमादित्य की विशेषता होगी कि ये उपाधि एक समय में एक ही व्यक्ति को दी जाएगी। और बताते हैं कि जो हेमो हम पढ़ेंगे उसमें मध्यकालीन इतिहास में, हेमो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 14th रूलर हुए हैं, 14वें शासक हुए हैं। और सबसे पहले शासक कौन हुए, विक्रमादित्य। इस विशेषता ये रहेगी इस उपाधि की कि ये एक ही समय में दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। खैर, और एक में 9 रत्न भी रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये इनके अन्य नाम हुआ करते थे। आगे, इन्हें विक्रमांक, विक्रमादित्य या परम भागवत आदि उपाधियों से धारण किया गया है। ये उपाधियां थी, बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि। देखना, क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने नहीं धारण की थी। तो ये चारों उपाधियों के एक साथ नाम, और एक ये विक्रमादित्य की उपाधि। आगे, उन्होंने नागवंश, वाकटक और कादम राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यहाँ भी इनकी कई पत्नियां थी, तो उसमें भी उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया और उससे कन्या प्रभावती गुप्त उत्पन्न हुई थी। जो प्रभावती का हमने ताम्र अभिलेख भी अभी पीछे चर्चा की थी। तो ये चंद्रगुप्त ये दिखाया गया बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन कौन से थे, जैसे नंबर 1 कालिदास, जैसे कालिदास धन्वंतरी, कालिदास ने फिर किताबें लिखी हैं। वैसे तो बताते हैं कि विश्व के सबसे मूर्ख थे, लेकिन बाद में जब अध्ययन किया तो इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम और ये रघुवंशम, है ना, और ये मालविकाग्निमित्रम, ये ऐसे महाग्रंथ लिखे थे। धन्वंतरी जो एक चिकित्सक भी थे, ये इन्हीं के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। छपनक, और नंबर 4 हुए अमर सिंह, और एक हुए शंकु। देखना, इनका आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं क्रमवार, जरूर नहीं कि पहले नंबर पर कालिदास ही आपको बोलना है, ऐसा नहीं। आप 5वें नंबर का पहले नंबर पर भी लिख सकते हैं। तो ये 5 तो ये नवरत्न हुए हैं। और देखना, बेताल भट्ट हुए एक, ये नंबर 6। नंबर 7 घटपर, है ना, घटपर्णक नाम है वैसे। और नंबर 8 हुए वारामिहिर, और नंबर 9 हुए वररुचि। ये क्या है, इनके 9 रत्न। देखना, अकबर के दरबार में भी हम 9 रत्न पढ़ेंगे, वो अलग हैं और ये अलग 9 रत्न। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके उसमें रहेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखिएगा, स्थापत्य कला।
तो स्थापत्य कला क्या है देखना, हम सभी राजाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सिर्फ हम क्वेश्चन ओरिएंटेड वीडियोज बनाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। वैसे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बनाएंगे, अलग प्ले लिस्ट होगी हर सब्जेक्ट की। स्थापत्य कला, आर्किटेक्ट क्या था, प्रसिद्ध मंदिर, अपने समय के प्रसिद्ध मंदिर रहे इसमें, और अधिकतर मंदिर ये ईंटों से बने हुए थे। एक तो तिगवा का विष्णु मंदिर, ये कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, तिगवा का विष्णु मंदिर। बोमरा का शिव मंदिर, नागौद मध्य प्रदेश में। अच्छा जी, मध्य प्रदेश में ज़्यादा मंदिर बने हैं। तीसरा मंदिर है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। क्वेश्चन आता है कि नचना कुठार का मंदिर किसका है, पार्वती जी का मंदिर है, मध्य प्रदेश में। ये भी आगे देखना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ, झांसी उत्तर प्रदेश में, देवगढ़ का। और एक था भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, कानपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में, ये भी ईंटों का बना हुआ था। तो ये क्या पुराने मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर इनके। आगे देखते हैं, ये स्थापत्य कला, लोह स्तंभ बनाए थे, और भी बहुत सारी वास्तु स्थापत्य कला है इनकी। ये ईंटों से निर्मित था, कानपुर का जो मंदिर था। आगे देखिएगा, दिल्ली का लोह स्तंभ, ये भी इसी के काल का बना हुआ है ना। तो दिल्ली का लोह स्तंभ है ना, ये 7 या 8 फीट का है, और ये बताते हैं ये नॉन रस्टेड है, अभी तक मेहरौली में बना हुआ है, दिल्ली के मेहरौली में, जहाँ पर बाद में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाई थी, यहाँ पर कुतुब मीनार, तो उसी कंपाउंड में है। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ जो लोहे का बना हुआ है, नॉन रस्टेड है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 375 ईस्वी से 413 ईस्वी तक, तो 375 में इसकी स्थापना की गई थी, जब इनका शासनकाल था। और इस स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7 मीटर या फिर 8 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये बताते हैं कि नॉन रस्टेड है, इस पर अभी तक जंग नहीं लगा है इसमें, है ना। तो दिल्ली कभी जाए तो ये आप देखना इसको भी। आगे, इस पर अभी तक जंग नहीं लगा है ना। तो ये स्थापत्य कला की अपनी ये चरम सीमा पर था, क्योंकि धातु कर्म का काम उस टाइम के लोग जानते थे वो। अच्छा, परीक्षा में पूछे गए, अब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं, और ये आप नोट कर लीजिए, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, वैसे आपको लगेगा भी कि रिपीटेड क्वेश्चन कुछ है। देखना, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, रामगुप्त। देखना, सबसे अधिक जो सिक्के प्राप्त हुए बयाना, है ना, ये राजस्थान में पड़ेगा, उसमें एक भरतपुर जिला है राजस्थान का, वहाँ से 16 सिक्कों के ढेर मिले हैं। कहाँ से, बयाना से, एक जगह होगी बयाना। बयाना कहाँ है, राजस्थान में, बयाना राजस्थान से 16 सिक्कों के ढेर मिले हैं, 16 सिक्कों के ढेर, है ना, कॉइन्स, ये यहाँ से मिले हैं। आगे देखिएगा आप, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का गुप्त काल में हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय। आगे, गुप्त काल में भू राजस्व की दर कितनी थी, उपज का 1/6 भाग, यानी कि 1/6 भाग उपज का प्रतिवर्ष आय के रूप में जो होती थी वो टैक्स दिया करते थे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे इसमें, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक प्रथम विषय के रूप में, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जैसे दशमलव की स्थापना की और शून्य का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, कला और स्थापत्य कला के लिए, क्योंकि इसको स्वर्ण काल कहा गया, गोल्डन एज, स्वर्ण काल। आगे क्वेश्चन, धन्वंतरी कौन थे, धन्वंतरी एक चिकित्सक थे और जो नवरत्नों में से एक थे, नवरत्न जो अभी आपको नाम बताए हैं। आगे क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा गया, क्योंकि कला और साहित्य के चरमोत्कर्ष के कारण अपना फुल चरम पर था, कि ये फुल अपने जेनिथ पर, यानी कि डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है इनमें। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इतिहासकार वीएस स्मिथ ने किसकी वजह से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा, किसको कहा गया था, समुद्रगुप्त को कहा गया था। किसने, स्मिथ ने, विसेंट स्मिथ। पहला चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में, फाहियान। अच्छा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, तो कविराज अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, समुद्रगुप्त को कहा गया, ये क्वेश्चन है। आगे, ये उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय, है ना, प्रसिद्ध हुआ था, कौन सा था, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा कहाँ है, और ये बिहार में नालंदा, इसमें सबसे अधिक स्टूडेंट पढ़ते थे। आगे, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा गया, गुप्त काल को, अभी डिस्कस किया था। आगे, श्रीलंका के राजा मेघवर्णम, है ना, मेघवर्णम ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, बोधगया में वो मंदिर बना था, यानी कि बिहार में। आगे क्वेश्चन है, मंदिर कला निर्माण का जन्म सर्वप्रथम कब और कहाँ पर हुआ था, तो गुप्त काल में मंदिर बनने लगे थे, अधिकांश मंदिर ईंटों से बनाए गए हैं। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, तो आर्यभट्ट क्या था, खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ, है ना, 4-5 विषयों का इनको ज्ञान था। गुप्त शासकों को सरकारी ये दरबारी भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत भाषा थी, और शैली कौन सी थी, चंपू।
है ना, चंपू शैली थी। और लिखावट कौन सी थी? प्राकृत। आगे देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये गुप्त राजाओं ने करवाया था, है ना। और स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्मृतियाँ इनके अंदर रखी जाती हैं। आगे है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में क्या कहते थे उसको? दिनार। देखना, दिनार ये भारत की जननी है, अब ये अरब देशों की मुद्रा बन चुकी। तो दिनार मुद्रा किसकी है? सोने की मुद्रा गुप्त काल की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। आगे देखिएगा, कुमार संभव महाकाव्य काव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने। और कालिदास क्या थे? नवरत्नों में से एक थे। आगे देखिएगा, गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के, यानी कि कुषाणों के बाद में ये वंश आया था। आगे, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। आगे इसमें, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवियां धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य की पहली उपाधि थी और अंतिम रूप से ये उपाधि किसके पास? फिर हेमू के पास आई थी, जो अकबर से युद्ध भी हुआ था जिसका। आगे, अजंता कलाकृतियों का संबंध किस काल से? गुप्त काल से। अजंता, है ना, जैसे अजंता एलोरा की गुफा है, राष्ट्रकूटों का भी उसमें सहयोग रहा है, इनका भी। गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पत्तन, यानी कि किस एक बंदरगाह से संचालित होता था? तामलिफ्ती बंदरगाह से, है ना। ये पत्तन किसको हम कहेंगे? बंदरगाह को। बंदरगाह जहाँ से शिप उसमें चलाए जाते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। रूपक चांदी के सिक्के, और सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? दिनार। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? तो ये अनुदान लिखा हुआ है। अनुदान किसने दिए थे? गुप्त वंश के शासकों ने। आगे देखते हैं, यूरोपीय भाषा में अनुदित और अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? अभिज्ञान शकुंतलम। ये किसने लिखा था? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने। कालिदास। देखना ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में ही की गई है कि, है ना। वैसे स्त्रियों को अधिक सम्मान दिया गया सातवाहनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी तक। 319 किसका शासन काल है? जब संवत भी चलाया था चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। वैसे इससे पहले घटोत्कच और श्रीगुप्त भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल से हुई थी। तो उसमें कुछ अभिलेख मिलते हैं जो बाल विवाह होते थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में सबसे अधिक जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किसकी कीर्ति और गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम की। सबसे पहला महाकाव्य लिखा था, सबसे पहला ग्रंथ था जो कालिदास के लिए लिखा गया था। कालिदास को जबकि उससे पहले मूर्ख व्यक्ति मानते हैं। ये वो घटना है तो कि वो कौन व्यक्ति था जो उसी डाल पर बैठा था और उसी पर वो काट रहा था? कौन था? कालिदास। आगे, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? गुप्त काल में। किसे जाता है? आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट ने एक पुस्तक ली है, आर्यभट्टियम। तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना, भरतपुर, राजस्थान। अभी आपको बताया था कि बयाना से सबसे बड़ा सिक्कों के ढेर मिले हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा, गुप्त का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का श्रीगुप्त, है ना। ये लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं थे। नेक्स्ट, इसमें भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट, इसमें भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। देखना क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। हरिसेन ने जो संस्कृत की चंपू शैली में एक अभिलेख भी लिखा है प्रयाग में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। देखना ये दो को हमने द्वितीय लिखा गया, सही से टाइप नहीं हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो दो को हम क्या पढ़ेंगे? द्वितीय। एक को फर्स्ट पढ़ेंगे प्रथम, और 3 को तृतीय पढ़ेंगे। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान 319 से 314 भारत में किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कवि और नाटककार कौन था? कालिदास, है ना। कालिदास कवि था। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम किताब लिखी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। देखना क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त, है ना। भानुगुप्त को भी मानते हैं और इसको ये कुमार को भी मानते हैं। आगे, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की कितने? गुप्त राजाओं ने, जो 16 ढेर मिले हैं बयाना से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ था, तो जन्म जो हुआ ये गुप्त काल में हुआ था। बहुत मंदिर इसमें बने थे जो ईंटों से बने थे। और मेहरौली में स्थित है ना राजचंद्र के लोहे स्तंभ को किसने बनवाया था? ये चंद्रगुप्त ने बनवाया, जो गुप्त काल के प्रतापी शासक हुए। गुप्त काल के खगोल वैज्ञानिक कौन थे? वारामिहिर भी खगोल वैज्ञानिक थे और ये उसमें भी थे जो नवरत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह वर्मन। देखना कुछ अलग भी दूसरे वंशों के भी क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं, तो आप ये भी साथ साथ नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो फिर वो अलग से बनानी पड़ती इसके लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग 603 से 644 ईस्वी में भारत आया, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन दक्षिणी भारत के शासक है ना पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किसे हराया? नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में हराया था। आगे, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की थी हर्ष ने। वैसे सातवाहनों ने भी की थी। आगे, पल्लव वंश के संस्थापक और प्रथम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। देखना ये क्वेश्चन थोड़े उससे अलग हैं गुप्त वंश से, क्योंकि हमने वो इनके भी इकट्ठे कर दी, क्योंकि इसकी फिर अलग वीडियो बनानी पड़ती। नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे टॉपिक पर बनाएंगे। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ये अपराजित है ना, अपरिजित सेन था पल्लव वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजाओं ने। पल्लव के नरसिंह थे एक। ये कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? किर्सन तृतीय यानी कि किर्सन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किर्सन फर्स्ट ने। ये किर्सन प्रथम पढ़ेंगे इसे, है ना, तो ये फर्स्ट को फर्स्ट ही लिख दिया। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत यहाँ की राजधानी थी। तो ये प्राचीन इतिहास की आज हमारी ये छठी वीडियो, इसमें 7th वीडियो थी। इसके बाद में एक वीडियो और बन सकती है और फिर मध्यकालीन इतिहास हम शुरू करते हैं। आप ये साथ साथ नोट करते रहिए, इससे परीक्षा में आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो आप जहां आपको डाउट है तो आप इसके हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।